सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के ये शब्द मुझे लगता है इसरो की जो भावना है, जो महत्वाकांक्षा है, उसे बखूबी दर्शाते हैं। बिल्कुल। और उनका हर मिशन इसी जज्बे का एक सबूत है। नमस्कार। आज हम इसरो के ऐसे ही एक बहुत महत्वपूर्ण मिशन पर थोड़ी गहराई से बात करने जा रहे हैं। हाँ, ये जो भारत का अब तक का सबसे भारी सैन्य संचार उपग्रह है, CMS-03, इसका सफल प्रक्षेपण। जी, और हमारी ये चर्चा द प्रिंट में छपे एक लेख पर आधारित है। हम कोशिश करेंगे कि इसके जो अलग-अलग पहलू हैं उन्हें समझें। तो इस विश्लेषण का, इस चर्चा का मुख्य मकसद क्या है? हम समझना चाहते हैं कि इस मिशन का सामरिक और तकनीकी महत्व क्या है। और खासतौर पर नौसेना के लिए, है ना? हाँ, बिल्कुल। भारतीय नौसेना की जो कम्युनिकेशन क्षमताएं हैं और समुद्री निगरानी, मतलब समुद्र में क्या चल रहा है इस पर नजर रखने की जो कैपेबिलिटी है, उसके लिए ये कितना बड़ा कदम है। सही बात। और देखिए, ये विषय उन सभी के लिए जरूरी है जो भारत की सामरिक प्रगति, तकनीकी विकास या करंट अफेयर्स पर नजर रखते हैं। और हाँ, सिविल सेवा परीक्षा मतलब यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए तो ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी अहम हो सकता है। निश्चित रूप से। तो चलिए इस महत्वपूर्ण डेवलपमेंट के अलग-अलग पहलुओं को जरा खोलते हैं। हाल ही में इसरो ने श्रीहरिकोटा से अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 का इस्तेमाल करके CMS-03 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक ऑर्बिट में पहुंचाया। हाँ, और इसरो चेयरमैन वी नारायणन ने भी कहा कि भारतीय स्पेस सेक्टर जो है वो भारत और आसपास की यूजर कम्युनिटी को महत्वपूर्ण सेवाएं देने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये CMS-03 सैटेलाइट आखिर है क्या चीज। देखिए, ये करीब 4,410 किलोग्राम वजन का एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। 4,400 किलो से ज्यादा। जी हाँ, और इसका मुख्य काम है भारतीय नौसेना को डेडिकेटेड कम्युनिकेशन सर्विसेज देना। अच्छा। इसका कवरेज एरिया भी काफी बड़ा है। मतलब भारतीय जमीन तो है ही, साथ में हिंद महासागर समेत एक बड़ा समुद्री इलाका भी इसके दायरे में आएगा। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है जो मुझे लगता है हमें बतानी चाहिए। CMS-03 भारतीय धरती से जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में लॉन्च किया गया अब तक का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। बिल्कुल। ये GTO वो पहली अंडाकार ऑर्बिट होती है जहां सैटेलाइट को छोड़ा जाता है। हाँ, फिर वो अपनी असली ऑर्बिट जियो तक खुद जाता है। जी, जो लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर है। पहले भी हमने इससे भारी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जैसे आपने GS-11 का जिक्र किया था। हाँ, 2018 में। हाँ, वो तो 5800 किलो से भी ज्यादा का था। पर ऐसा क्यों? मतलब हम खुद क्यों नहीं कर पाए थे तब? वजह थी हमारे अपने रॉकेट्स की वजन उठाने की क्षमता, वो सीमित थी। और यहीं पर LVM-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 की भूमिका बहुत अहम हो जाती है, जिसे पहले GSLV Mk3 कहते थे। हाँ वही। ये इसरो का सबसे ताकतवर मल्टीपर्पज रॉकेट है। इसमें सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक मतलब बहुत ठंडे तापमान वाले ईंधन तीनों इस्तेमाल होते हैं। अच्छा। इसकी क्षमता LEO यानी पृथ्वी की निचली कक्षा करीब 2000 किलोमीटर ऊंचाई तक में 8000 किलो तक ले जाने की है, और GTO तक मतलब जियो के रास्ते में 4000 किलो से कुछ ज्यादा वजन ले जा सकता है। और यही वो रॉकेट है जिसने पिछले साल चंद्रयान-3 को भी सफलतापूर्वक लॉन्च किया था, है ना? बिल्कुल, जिसने हमें चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचाया। पहले LVM-3 को मुख्य रूप से जियो मिशन के लिए ही सोचा गया था, लेकिन 2022 में जब वनवेब के सैटेलाइट्स को LEO में लॉन्च किया तो इसकी वर्सेटैलिटी भी साबित हुई। तो अब 4,400 किलो से ज्यादा वजनी CMS-303 जैसे सैटेलाइट को अपनी धरती से GTO में सफलतापूर्वक पहुंचा देना, ये लॉन्च टेक्नोलॉजी में भारत की आत्मनिर्भरता की तरफ एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर है। हाँ, क्योंकि पहले तो जैसा आपने कहा शायद 3000 किलो से ऊपर के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था। जी हाँ, विदेशी लॉन्च सर्विसेज पर निर्भर रहना पड़ता था। उसमें पैसा भी बहुत खर्च होता था, विदेशी मुद्रा और समय भी। तो ये निर्भरता खत्म होना तो वाकई बहुत बड़ी बात है। अब जरा इसके सामरिक महत्व पर आते हैं, खासकर नेवी के लिहाज से। कहा जा रहा है कि ये नेवी के लिए सबसे एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। बिल्कुल। CMS-03 असल में 2013 में लॉन्च हुए GSAT-7 की जगह लेगा। अच्छा, GSAT-7 भी एरियन 5 से ही लॉन्च हुआ था। हाँ, वो भी एरियन 5 से ही गया था। इसलिए CMS-03 को लोग GSAT-7R भी कह रहे हैं, अनौपचारिक तौर पर। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि ये सैटेलाइट हिंद महासागर क्षेत्र में मजबूत टेलीकम्युनिकेशन कवरेज देगा। तो ये सिर्फ मौजूदा क्षमता नहीं बढ़ाएगा, बल्कि भविष्य की जरूरतों को भी पूरा करेगा। और इसकी क्षमताओं के बारे में कुछ बताएं, ट्रांसपॉन्डर वगैरह।
हाँ, इसमें बहुत एडवांस ट्रांसपॉन्डर लगे हैं। ट्रांसपॉन्डर वो डिवाइस होते हैं जो सिग्नल लेते हैं, उन्हें ताकतवर बनाते हैं और फिर वापस पृथ्वी पर भेजते हैं। अच्छा। CMS-03 के ट्रांसपॉन्डर्स कई फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर काम करते हैं, जैसे कू बैंड, सी बैंड वगैरह। इससे वॉइस, डेटा, वीडियो कम्युनिकेशन सब के लिए सुरक्षित और हाई स्पीड लिंक बन पाएंगे। सुरक्षित और हाई स्पीड। जी, ये हाई कैपेसिटी बैंडविड्थ देगा। इससे नौसेना के जहाज, एयरक्राफ्ट, पनडुब्बियां और जो जमीन पर कमांड सेंटर्स हैं, उनके बीच रियल टाइम, बिना रुकावट और एन्क्रिप्टेड यानी पूरी तरह सुरक्षित कम्युनिकेशन हो सकेगा। और इसकी लाइफ कितनी बताई जा रही है? कम से कम 15 साल। ये एक लंबी अवधि है। 15 साल। तो यहीं पर ये मामला और भी अहम हो जाता है। बेहतर समुद्री निगरानी, सुरक्षित संचार। सोचिए, हिंद महासागर जैसा इलाका जो रणनीतिक रूप से इतना संवेदनशील है, जहां दुनिया का इतना व्यापार होता है, कई देशों की नौसेनाएं मौजूद हैं। इसका प्रैक्टिकल असर क्या होगा? क्या ये सिर्फ मौजूदा ऑपरेशंस को बेहतर बनाएगा या कुछ नई क्षमताएं भी देगा? नहीं, ये सिर्फ मौजूदा ऑपरेशंस को बेहतर बनाने से कहीं ज्यादा है। देखिए, बेहतर और सिक्योर कम्युनिकेशन का सीधा मतलब है बेहतर कोऑर्डिनेशन। हाँ, तालमेल। और बेहतर कॉमन ऑपरेशनल पिक्चर, मतलब सभी यूनिट्स को एक ही समय पर एक जैसी और सटीक जानकारी मिलना। अच्छा। इससे नेवी की ऑपरेशनल क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर, ये नेवी को न सिर्फ खुले समंदर में अपने जहाज़ों और विमानों के बीच सुरक्षित तालमेल बनाने में मदद करेगा, बल्कि अगर कोई दुश्मन देश कम्युनिकेशन जैम करने की कोशिश करे या जासूसी करने की, तो उसका भी मुकाबला करने में मदद मिलेगी। ये बहुत जरूरी है आजकल। जी, आज के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के माहौल में ये बहुत महत्वपूर्ण है। सिक्योर लिंक्स ये भी पक्का करते हैं कि जो सेंसिटिव जानकारी है वो गलत हाथों में न जाए। सही बात है। तो इससे नौसेना तेजी से एक्शन ले सकती है, चाहे वो कोई मानवीय सहायता का मिशन हो या एंटी पायरेसी ऑपरेशन या फिर कोई कॉम्प्लेक्स मिलिट्री तैनाती। ये भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने की क्षमता को सीधे सीधे बढ़ाता है। तो ये साफ है कि ये लॉन्च सिर्फ एक तकनीकी कामयाबी नहीं है, बल्कि भारत की रक्षा क्षमताओं, खासकर नौसेना के लिए एक बहुत बड़ा गुणात्मक सुधार है। अब इसे आत्मनिर्भरता के नजरिए से देखते हैं। क्या ये मिशन भारत को मिलिट्री कम्युनिकेशंस में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक निर्णायक कदम माना जा सकता है? बिल्कुल। आत्मनिर्भरता यहाँ 2 लेवल पर दिख रही है। एक तो सैटेलाइट के डिजाइन, उसके निर्माण और उसकी एडवांस्ड क्षमताओं के लेवल पर, जो भारत की खास रक्षा जरूरतों के हिसाब से बनी है। और दूसरा, जो शायद उतना ही महत्वपूर्ण है, उसे लॉन्च करने की अपनी क्षमता, जो LVM-3 से मिली है। जैसा कि एक भारतीय स्पेस स्टार्टअप है, बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। हाँ, सुना है मैंने। उनके को-फाउंडर हैं यशस करणम। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष में जो आजकल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनके चलते ऑर्बिट में अपनी एक स्वतंत्र उपस्थिति होना बहुत जरूरी हो गया है। सही बात। उनका मानना है कि CMS-03 सिर्फ भारत के डिफेंस कम्युनिकेशन फ्लीट का अपग्रेड नहीं है, बल्कि ये हमारे राष्ट्रीय अंतरिक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर का एक तरह से ढांचागत सुदृढ़ीकरण है, मतलब स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट है। अच्छा। करणम ये भी कहते हैं कि ये मिशन दिखाता है कि भारत उस भविष्य के लिए तैयार है जहां सुरक्षित और संप्रभु, मतलब सॉवरेन स्पेस कनेक्टिविटी ही रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का आधार बनेगी। मतलब जब आपका कम्युनिकेशन नेटवर्क पूरी तरह सुरक्षित हो, आपके अपने कंट्रोल में हो, तो आप बाहरी दबावों के बिना फैसले ले सकते हैं। बिल्कुल, आप स्वतंत्र रूप से काम कर सकते हैं। ये राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति चलाने के लिए बहुत बुनियादी चीज है। विदेशी लॉन्च प्रोवाइडर्स पर निर्भरता न सिर्फ महंगी है, बल्कि उसमें जियोपॉलिटिकल रिस्क भी होते हैं। हाँ, और जैसा करणम ने आगे कहा कि इस तरह का हर मिशन क्षमता और आत्मविश्वास की हदों को आगे बढ़ाता है, जो लॉन्च से लेकर पेलोड और प्रोपल्शन तक हर लेवल पर इनोवेशन पर पनपने वाले एक आत्मनिर्भर इकोसिस्टम का रास्ता बनाता है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ इसरो या रक्षा मंत्रालय की ही कामयाबी नहीं है, बल्कि ये पूरे भारतीय स्पेस इकोसिस्टम के लिए एक मोटिवेशन है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप्स भी शामिल हैं, जो अब सप्लाई चेन और नई टेक्नोलॉजी बनाने में मदद कर रहे हैं। और अगर हम इसे और बड़े दायरे में देखें, तो ये लॉन्च भारत की जो बढ़ती हुई अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाएं हैं और जो रक्षा आधुनिकीकरण के प्रयास चल रहे हैं, उनसे पूरी तरह मेल खाता है। भारी सैटेलाइट्स के लिए अपनी लॉन्च क्षमता बनाना, ये रणनीतिक तौर पर एक गेम चेंजर है। जैसा हमने पहले बात की, ये ना सिर्फ विदेशी लॉन्च पर होने वाला भारी खर्च बचाता है, निर्भरता कम करता है, हाँ, बल्कि ये भारत को ग्लोबल स्पेस मार्केट में, खासकर भारी सैटेलाइट लॉन्च के सेगमेंट में, एक भरोसेमंद और प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी के तौर पर भी खड़ा करता है।
LVM-3 की लगातार सफलताएं भारत को दूसरे देशों के सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए एक आकर्षक ऑप्शन बनाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि LVM-3 की सफलता का फायदा सिर्फ मिलिट्री सेक्टर तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसकी क्षमता का इस्तेमाल भविष्य में दूसरे सेक्टर्स के लिए भी हो सकता है। बिल्कुल। LVM-3 एक बहुत ही वर्सटाइल मतलब बहुमुखी प्लेटफॉर्म है। इसकी जो साबित हो चुकी विश्वसनीयता है और भारी वजन उठाने की क्षमता है, वो इसे भविष्य के कई महत्वाकांक्षी भारतीय मिशनों के लिए एकदम सही बनाती है। जैसे कि न सिर्फ सिविलियन इस्तेमाल के लिए बड़े कम्युनिकेशन सैटेलाइट, मौसम सैटेलाइट या पृथ्वी का अध्ययन करने वाले सैटेलाइट, बल्कि भारत का जो पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है गगनयान, और भविष्य के जो इंटरप्लैनेटरी मिशंस हैं जैसे शुक्र या मंगल पर यान भेजना, उनके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। अच्छा, ये वाकई भारत के स्पेस प्रोग्राम की रीढ़ बनने की क्षमता रखता है, जो हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन और इस्तेमाल के अगले दौर में ले जा सकता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकला? संक्षेप में कहें तो भारत ने अपने सबसे शक्तिशाली स्वदेशी रॉकेट LVM-3 का इस्तेमाल करके अपनी धरती से अपना अब तक का सबसे भारी सैन्य संचार उपग्रह CMS-03 सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। जी। ये मिशन भारतीय नौसेना की कम्युनिकेशन क्षमताओं और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री निगरानी को बहुत मजबूती देगा, जिससे उनकी ऑपरेशनल ताकत बढ़ेगी। हाँ, अभूतपूर्व रूप से। और साथ ही ये स्पेस टेक्नोलॉजी और रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बेहद अहम मील का पत्थर है। सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों और करंट अफेयर्स में रुचि रखने वाले सभी सुनने वालों के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाक्रम है, क्योंकि ये भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की उसकी तलाश और रक्षा तैयारियों से सीधे जुड़ा है। और यहीं से एक सोचने वाला सवाल भी उठता है। इस सफल लॉन्च और LVM-3 की जो हैवी लिफ्ट क्षमता साबित हुई है, उसके बाद भारत के लिए आगे का रास्ता क्या होगा? क्या मतलब? क्या अब भारत ग्लोबल कमर्शियल लॉन्च मार्केट में, जहां SpaceX जैसी कंपनियां हावी हैं, भारी सैटेलाइट लॉन्च के लिए और ज्यादा आक्रामक तरीके से मुकाबला करेगा? या फिर हिंद महासागर क्षेत्र में जो रणनीतिक मुकाबला बढ़ रहा है, उसे देखते हुए भविष्य में और भी ज्यादा खास किस्म की मिलिट्री स्पेस एसेट्स की जरूरत महसूस होगी, जैसे कि एडवांस निगरानी वाले सैटेलाइट या इंटेलिजेंस जमा करने वाले या नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर को सपोर्ट करने वाले सैटेलाइट। अच्छा, तो क्या इसरो का ध्यान और संसाधन उन पे ज्यादा लगेगा? ये देखना दिलचस्प होगा भारत अपने स्पेस संसाधनों का संतुलन कैसे बनाता है, कमर्शियल अवसरों का फायदा उठाने और अपनी सामरिक जरूरतों को पूरा करने के बीच। ये भविष्य की स्पेस पॉलिसी और प्राथमिकताओं के लिए एक अहम सवाल है। लेख पर आधारित ये गहन चर्चा उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें और भविष्य में ऐसे ही महत्वपूर्ण समसामयिक विषयों पर विश्लेषण पाते रहने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। जी हाँ, और अगर इस विषय पर आपके कोई और सवाल हों तो वो भी आप पूछ सकते हैं।